ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखें। ये अभी आपको वही पैरेललोग्राम मेथड दिख रहा होगा, है ना। वो हल्का सा देखें, ये फिगर अपीयर हो रही है पैरेललोग्राम वाली। ये दो वेक्टर की टेल्स कॉन्साइड कराई गई हैं और इनका अगर एडिशन आपको चाहिए तो ये डायगोनल जो है वो एडिशन दे देगा और ये सब्ट्रैक्शन। लेकिन अब मेथड बदलना है, अब ये ट्राइंगल मेथड पे काम होना है, ठीक। तो देखें क्या करता है एग्जामिनर इसमें। जब पैरेललोग्राम की बात आती है तो टेल्स कॉन्साइड कराई जाती है, लेकिन अगर एडिशन करना है ट्राइंगल मेथड से तो ये देखें वेक्टर बी को शिफ्ट किया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, वेक्टर को शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ज्योमेट्री के लिए आप कर सकते हो। तो बी वेक्टर को वहां से यहां शिफ्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि अब की बार दोनों वेक्टर के हेड और टेल कॉन्साइड कर रहे हैं। अब भी आपको एडिशन दिख रहा होगा ये हल्की लाइन जो है यही तो एडिशन है। तो पहले भी ड्रॉ कर सकते थे एडिशन पैरेललोग्राम में और अब भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं वही ड्रॉ कर रहा हूं। तो एडिशन अब ड्रॉ करेंगे तो अब एक डिसिप्लिन बदलती है कि जब आप वेक्टर के हेड और टेल को कॉन्साइड करवाते हो तो जब आप एडिशन ड्रॉ करते हो तो उसमें डिसिप्लिन ये होती है कि ये है इनिशियल पॉइंट इसे बोलते हैं जहां से वेक्टर बनाना शुरू किया, और वो है फाइनल पॉइंट जहां पे वेक्टर खत्म हुआ। इनिशियल से फाइनल की तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यही होता है एडिशन। और है भी क्यों? क्योंकि ये लाइन वही डायगोनल है पैरेललोग्राम का, लेकिन अब देखने का तरीका बदल गया। पहले वो वेक्टर जब यहां था तो पैरेललोग्राम दिख रहा था, अब ये ट्रायंगल दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? एक तो ट्रायंगल दिख रहा है, एक बदलाव ये दिख रहा है, और दूसरा यहाँ पे अब कॉन्साइड क्या कर रहे हैं? हेड और टेल। बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि हेड और टेल जब कॉन्साइड करते हैं तो एंगल बताने में एक अलर्टनेस होनी चाहिए। क्या? यस, डायरेक्ट एंगल नहीं आता, ये विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ट्रायंगल पे चलेगा केस। इसमें ये डिसिप्लिन होता है, हमेशा ड्रॉ करें तो इसमें बारी बारी से वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें तो कहा गया ना दोनों का टेल कॉन्साइड करो, टेल से दोनों को बना दो। लेकिन जब आप ट्रायंगल मेथड पे चलते हैं तो पहले एक वेक्टर को आप ड्रॉ कर लेते हो, इसको ड्रॉ कर लेते हो तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाता है, और फिर इसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हो, है ना। तो जहां पे खत्म होता है उसे फाइनल पॉइंट बोलते हैं। क्यों ये इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि जब आप रिजल्टेंट बनाओगे तो हमेशा रिजल्टेंट के लिए इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना, फाइनल से इनिशियल मत चले जाना, नहीं तो वेक्टर की डायरेक्शन पलट जाएगी। डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है ना, तो इसीलिए वेक्टर रिजल्टेंट इधर होना चाहिए। ओके, ड्रॉ करना आ गया। चले, अब इसमें ट्रायंगल अपीयर हो रहा है, ठीक। एक क्वेश्चन में ट्रायंगल मेथड की प्रैक्टिस 6 वेक्टर्स A to F, यहां पे कुछ वेक्टर्स की फिगर दी हुई है। हैव मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस एज इंडिकेटेड इन द फिगर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसमें आप एक बात ध्यान दो, इन स्टेटमेंट्स में बताना है कि इसमें कौन सा ट्रू है। तो इसमें एक बात है कि ये सभी वेक्टर का समेशन जो F ही है, तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करने में F को अलग कर लो, F रिजल्टेंट बनेगा। अब इसमें यह देखना है कि इसमें कौन सा ट्रू रिजल्टेंट ये दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यस हम देखते हैं, हम ये करेंगे कि हम बारी बारी से इन वेक्टर को बनाएंगे ट्रायंगल मेथड से, और ट्रायंगल मेथड से बनाते हुए हम F को ड्रॉ करेंगे। अगर वो F इस F से मैच कर गया डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में, तो वही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की, है ना। तो चलते हैं, उठाते हैं, देखें, सॉल्व करते हैं। देखें, F को मैंने कलर बदल दिया है, ये अलग रिजल्टेंट दिख रहा है, ठीक। तो इसका ऐसा ही आना चाहिए रिजल्टेंट। तो चेक करना शुरू करते हैं। देखें, पहले B प्लस E, तो पहले क्या करो, B वेक्टर उठाओ और ड्रॉ करो। तो देखो B वेक्टर ये दिख रहा है ना, ये B वेक्टर है, इसे ड्रॉ करते हैं। देखें, ड्रॉ किया। अब इसके बाद E वेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये बताओ E वेक्टर यहां से उठा के कहां से ड्रॉ करें? कहीं भी ड्रॉ कर दें, ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे ड्रॉ कर दें, यही ध्यान रखना है। आपको उठाना है इस वेक्टर को, इसकी टेल को इसके हेड पे लगाना है। ये देखें ड्रॉ करने का तरीका, ये ध्यान दीजिएगा, कैजुअली नहीं लीजिएगा, है ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसके हेड से इसकी टेल E वेक्टर की। अब रिजल्टेंट कैसे बना दें? ऐसे बना दें, ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ, तो उधर से इधर। अब आप ये देखो, ये है F वेक्टर है कि नहीं, ये रिजल्टेंट आया। अब इसको मैच करो, नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। चलें अगले केस पे करते हैं, केस सॉल्व। B वेक्टर बनाता हूं
अब बी वेक्टर में सी वेक्टर जोड़ूंगा तो सी ये है। अब बताओ सी क्या करें, ये सी जो है यहां से जोड़ दें क्या, इस बी के हेड से जोड़ेंगे सी की टेल, तो ये नीचे से आएगा ऐसे, ठीक। और जब ये जोड़ा तो इनिशियल से फाइनल की तरफ चले, तो ये वेक्टर जो अपीयर हो रहा है, अब इसको इससे मैच करवाओ, नहीं हो रहा है ना, तो ये भी नहीं है आंसर। ऐसे ही करना है। अब ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी ड्रॉ करने की, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। डी प्लस सी इज एफ, डी उठाते हैं, डी वेक्टर ये है, ये वेक्टर ऐसे, ये डी वेक्टर बनाया, ओके। अब सी वेक्टर ये है, कैसे जोड़ें, इसके हेड से जोड़िएगा, वो सी वेक्टर देखें ऐसे आएगा ये। अब इनिशियल से फाइनल, ओके, ये भी नहीं है, तो फाइनल तो होगा ही, इसको देख लेते हैं। चलें, डी वेक्टर ड्रॉ किया और डी के हेड से ई की टेल, ये देखो ई, ये टेल यहां से जोड़ेंगे, ये देखो। और अब इनिशियल से फाइनल, अब आप देखो ये और ये, अब ये मैच कर गया, ठीक है, ऐसे पता लगाना था। ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ओके, वेक्टर एडिशन ट्राइंगल मेथड आपने देखा। अब सब्ट्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फर्क है। अब की बार वेक्टर को शिफ्ट नहीं करेंगे, वेक्टर की टेल सी कौन साइड रहने देंगे ऐसे। और आप जानते हो कि जो डिफरेंस वेक्टर होता है वो हेड टू हेड चलता है, ये अपने आप ट्राइंगल बनाएगा, ये अपने आप ट्राइंगल बनाएगा, इसलिए शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा इसे। अब आप देखो ये डिफरेंस ही तो है, ये है ना, ये क्या है, a माइनस बी है, तो ये डिफरेंस जो है अपने आप ये मिलके ये ट्राइंगल बना दिया, इसकी जरूरत ही नहीं इस पार्ट की। तो ट्राइंगल मेथड में अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आप वेक्टर की टेल सी काउंसाइड कराना, जबकि एडिशन में ट्राइंगल मेथड में वेक्टर का हेड और टेल काउंसाइड कराते हैं, क्योंकि ये वाला डायगोनल उठाना होता है ना, तो ये ट्राइंगल अपीयर होना चाहिए, तो शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें तो यही अपीयर हो गया, तो इसमें शिफ्ट नहीं करना, टेल्स काउंसाइड करा दी, ठीक, ओके। अब ये ट्राइंगल हुआ तो अब इसमें ये भी तो ध्यान रखना था कि a माइनस बी है या b माइनस ए, ये तो बहुत जरूरी था ना। तो आप देखो अगर मान लो वेक्टर ऐसे बना देते हैं तो b माइनस है, तो ध्यान है ना कि इसमें ये था कि जो पहले वेक्टर आता है इसमें ऑर्डर में जैसे b आ रहा है उसकी तरफ हेड होना चाहिए, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन निहायत आवश्यक, क्यों, देखो अभी एंगल पूछ ले कि मान ले जैसे पिछला वाला केस देखें, कहें कि a और a माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो ये डायरेक्ट बताओगे। और दूसरे केस में अगर पूछ लें a और b माइनस ए के बीच का एंगल बताओ, तो ये डायरेक्ट बता दोगे क्या, अब 180 में से घटा गया, तो देखना पड़ेगा ना कि हेड और हेड काउंसाइड कर रहे हैं या हेड और टेल, इसीलिए डायरेक्शन पे विशेष ध्यान रखिएगा, गलत हो सकता है नहीं, ठीक, ये ध्यान रखना। नाउ वी के ट्राइंगल मेथड। अब आपने देखा कि अब जो फिगर अपीयर हो रही है वो क्या है, ट्राइंगल। तो फिर वही बात आती है एग्जामिनर की साइकोलॉजी कि वो क्या बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता है अलग अलग तरीके के, नहीं, क्योंकि ट्राइंगल मेथड से केस सॉल्व कर रहे हैं, दो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बनना ट्राइंगल है, तो वो जो ट्राइंगल होगा वो कुछ स्पेसिफिक ट्राइंगल्स पे केसेस बनते हैं। अच्छा, ट्राइंगल में एंगल क्या होते हैं, 90 से कम वाले एंगल होते हैं ना, या 90 होता है। ट्राइंगल में मैक्सिमम एंगल क्या होता है, नहीं, हो सकता है ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक एंगल अगर ज्यादा है तो बाकी छोटे तो होंगे ही, है ना। तो उसमें क्या होता है कि एंगल जो छोटे हैं वो बहुत अपीयर होते हैं उसमें आमतौर पे। तो ट्राइंगल, कुछ स्पेसिफिक ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनका एग्जामिनर बहुत इस्तेमाल करेगा, कौन से, 30, 60, 45, है ना, 90 तो होना है, कोई दिक्कत नहीं ये। लेकिन इसके अलावा कुछ और एंगल्स भी होते हैं जो अभी अपीयर नहीं हुए थे, पॉपुलर होते हैं, जैसे 53 डिग्री, 37 डिग्री, 67 डिग्री, ऐसे से 23 डिग्री, ऐसे भी एंगल्स होते हैं, है ना। तो यही एंगल्स अपीयर होते हैं। अच्छा, ये एंगल्स ऐसे होंगे खासतौर से 30, 60 और 45 जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप डायरेक्ट बता देते हो, लेकिन बाकी एंगल ऐसे जो फ्रैक्शन वाले होते हैं उनकी बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ऐसे एंगल पे अगर क्वेश्चंस बनाता है एग्जामिनर तो खुद जो है सक्षम नहीं होगा उसको सॉल्व करने में। आप जानते हो उसे भी कैलकुलेटर की जरूरत है, जो मैं बार बार बताता हूँ इस चीज को। तो एंगल जो अपीयर होते हैं वो कौन से होते हैं आमतौर पर, 30, 45, 60,
है ना 90, यही तो अपीयर होते हैं, तो ये तो यूज होंगे ही। लेकिन उसके अलावा आप कुछ और एंगल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो बहुत यूज होते हैं, वो और इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो कंप्लीट हो जाएगा। अब उन एंगल्स में कुछ ट्रायंगल्स आपको मैं सिखाता हूं, उनको आप याद कर लो। याद क्या करना है यार, यहाँ याद करने की बात ही नहीं कहता हूं मैं, वो यूज करेंगे याद हो जाएगा अपने आप, है ना। उन ट्रायंगल को आप देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन 80-90% क्वेश्चन जो है दो वेक्टर के एडिशन के सॉल्व हो जाते हैं देख के, है ना। बहुत आसान होने वाला है सब, ठीक। वैल्यूज भी आ जाएंगी वेक्टर की और डायरेक्शन भी आ जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ विशेष ट्रायंगल्स ध्यान से देखें, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और यही नहीं, सिर्फ वेक्टर में ही नहीं, ये जो ट्रायंगल मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं ये पूरी फिजिक्स में जगह जगह पे आपका काम आएगा। कभी भी इस तरह के एंगल्स पे अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू लिखना होगा 30, 60, 45 तो आप याद रखते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ और एंगल्स अपीयर होने वाले हैं, उनकी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बहुत इस्तेमाल होती हैं फिजिक्स में, उसको आप तुरंत लिख सकते हो आंसर उसका या वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो वो सीखें आप, बहुत जरूरी है। देखो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक तो ये बहुत यूज होता है, पॉपुलर है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है ये 45-45 का। अब ये एक 90 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे तो ये 90 का है और ये दोनों वैल्यू 45। आप जानते हो कि बाकी दो साइड्स जो होंगी, मतलब एंगल्स जो होंगे, उनकी समेशन वैल्यू क्या होगी 90। भाई एक तो 90 निकल गया, टोटल क्या होता है 180, तो 90 तो गया, बचा कितना 90, तो ये दो एंगल्स का समेशन क्या होना चाहिए 90। ओके, तो ये 45-45 अगर इक्वल वैल्यू के हैं तो जानते हैं ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर दो एंगल समान हैं तो उनके सामने की जो साइड्स होती हैं फ्रंट वाली वो भी सेम वैल्यू की होती है, समान होती हैं। तो इनका इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों सेम वैल्यू की होंगी। अगर रेशियो में लिखूं तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये कितना होगा √2। तो ये ट्रायंगल 45 डिग्री का होता है, इससे वो 45 डिग्री के एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप लिख सकते हो। जैसे sin 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, एंगल से लगी हुई साइड क्या होती है बेस। तो साइन में क्या चलता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो 1/√2। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√2, ये भी होगा। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1, तो इससे 45 वाले लिखे जाते हैं। और 45 ही नहीं, इससे 135 वाले भी लिखे जा सकते हैं, बाहर वाला एंगल। ओके होगा कि नहीं, मान लें 3 वेक्टर इस पे लगा दूं मैं, शुरू में याद आ रहा है, अगर यहां पे हेड और टेल काउंसाइड कर जाए तो एंगल क्या बोलेंगे 45 नहीं, क्या बोलेंगे 135 की वैल्यू इससे आ जाएगी, इसी ट्रायंगल से आ जाएगी, रटना नहीं पड़ता है। ओके चलो अगला राइट एंगल ट्रायंगल, पॉपुलर दो पॉपुलर राइट एंगल ट्रायंगल दिखा रहा हूं। ये है 30-60 वाले। ओके 30 और 60 का समेशन 90, ये भी तो होता है। अब इसमें जो रेशियो होता है वो ध्यान दें 1√3 और 2। इसमें आप ऐसे देखो, ध्यान रखो, असल में जो साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, उसमें एक साइड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, हाइपोटेनस बोलते हैं जिसे। देखें जैसे 2 सबसे बड़ा, जैसे उसमें √2 था, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो 90 के सामने होती है, ठीक। और बाकी जो दो साइड्स होती हैं छोटी वाली, वो बाकी एंगल के सामने होती हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे 2 जो हो, मतलब जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा तो हमें क्लियर हो गया, वो 90 के सामने रख दिया करेंगे। लेकिन बाकी दो में कंफ्यूजन हो सकता है ना, कि अगर मान लें आप इस रेशियो को याद करते हो 1√32, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 किस एंगल के सामने हो और √3 किस एंगल के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि दोनों एंगल समान थे, तो ये वैल्यू भी सेम थी, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू किस एंगल के सामने हो। तो फिर वही प्रॉपर्टी ट्रायंगल की कि एंगल अगर बराबर हैं तो उनके सामने की साइड्स भी बराबर वैल्यू की होंगी, लेकिन अगर एंगल डिफर कर रहे हैं तो साइड्स भी डिफरेंट होंगी। और ये ध्यान रखना है कि छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी वैल्यू की और बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी वैल्यू। तो 1√3 और 2 में 2 सबसे बड़ा हो गया तो अलग हो गया, वो हाइपोटेनस बन गया। लेकिन 1 और √3 में 1 छोटा है √3 से,
तो 1 किसके सामने होगा? 30 के सामने, और √3 किसके सामने होगा? 60। ओके, अब इससे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे ध्यान दें तो sin 30 is perpendicular upon hypotenuse 1/2, cos 30 is √3/2, tan 30 is 1/√3। इधर आ जाओ 60 पे, sin 60। अब ये बताओ कि 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ओके, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल से लगी साइड बेस होती है। अब इस समय 60 के लिए बेस है और ये परपेंडिकुलर है √3 सामने। तो साइन में क्या चलता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो साइन 60 इज परपेंडिकुलर √3/2 हाइपोटेनस, और cos 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2। tan 60 इज √3/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें 30 और 60 क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल 90, 37, 53 ये पॉपुलर ट्रायंगल है, अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ये एंगल्स। अब बता रहा हूं ये भी फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होते हैं। कारण क्या है? इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियोज होते हैं बड़े जाने पहचाने रेशियोज हैं। ये ट्रायंगल जो होता है इसमें 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत यूज होता है ये। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, पाइथागोरस के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल है। 37 और 53 का समेसन 90 होता है। इस ट्रायंगल को मैं याद करता हूं ऐसे, 37 डिग्री वाला ट्रायंगल, 37 डिग्री वाला ट्रायंगल 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन का याद है मुझे। अब 37 याद हो गया तो अपने आप 53 निकल आएगा, क्योंकि 90 में से घटा देंगे। तो 37 डिग्री वाला ट्रायंगल याद है। अब इससे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप 37, 53 का बिल्कुल लिख सकते हो। यही नहीं, 37, 53 नहीं, बल्कि इधर वाला एंगल 180 - 37। अब ये ध्यान दो, छोड़ो, अभी अभी आपने ये जो इंट्रोड्यूस किया मैंने 30, 60, इसमें 30, 60 है क्या? इधर का एंगल क्या होगा? 150 का भी आप लिख लोगे, सिखाऊंगा। 150 डिग्री का भी केस आएगा, अभी जब वेक्टर कर रहा हूँ तो 150 भी आएगा। और इधर कितना बनेगा? 120, वो भी ऑपरेटिव होता है यहां से। ठीक है, यहां पे बात आ रही है। तो 37 और 53 पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे लिखेंगे? साइन, ये अब देखो, साइन 37 इज 3/5, cos 37 4/5, tan 37 इज 3/4, और 53 का भी लिख सकते हो, बहुत यूज होता है। साइन 53 इज 4/5 और cos 53 इज 3/5 एंड tan 53 इज 4/3। ये एंगल कितना होगा? 180 - 53 कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाता है। और ये एंगल भी कितना होगा? 180 - 37, देख लीजिएगा कितना अजीबो गरीब एंगल होंगे, लेकिन आप आसानी से कर लोगे। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखें, ये भी पॉपुलर। और एक चीज और बता दें इसमें, ये सिर्फ 3, 4, 5 ही नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होते हैं? साइड्स का रेशियो समान होता है, एंगल वही रहेंगे। तो मान लें जैसे एक ट्रायंगल हम बनाते हैं 6, 8, 10 का, तो सब डबल कर दिया, 6, 8, 10 का भी इसी से ऑपरेटिव होगा, उसमें यही एंगल्स मिलेंगे। आप तिगुना कर दें 9, 12, 15, तब भी वही है, एंगल वही है। हाफ कर दें 1.5, 2, 2.5, तब भी वही है, उस रेशियो में चलेगा सिमिलर ट्रायंगल्स। और एक ये है, इसको भी याद रखें राइट एंगल ट्रायंगल में, ये है 23 और 67 का, इन दोनों का समेसन 90 होता है। इसको मैं याद करता हूं 67 वाला, इसे बोलता हूं 37 वाला, उसे बोलता हूं 67 वाला, याद हो जाता है मुझे। और इसमें जो रेशियो होता है वो होता है 5, 12, 13। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है। अब आप इसके भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन रेशियोज में छोटे एंगल के सामने का साइड छोटा है ना, और बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा। अब ये जो 12 है ना, 5 और 12 को देखो, 13 तो हाइपोटेनस बन जाएगा, सबसे बड़ा है, लेकिन 12 जो है वो 67 के सामने होगा और 5 23। ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप रटें, अभी याद हो जाएगा, अपने आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स थे, अभी कुछ ट्रायंगल्स और हैं, वो अभी हम लोग फिर डिस्कस। आइसोस्केलस ट्रायंगल्स देखें,
आइसोस्केलस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें दो साइड्स ट्रायंगल की बराबर होती हैं, ठीक। ये उस समय इस्तेमाल होगा जब दो वेक्टर सेम वैल्यू के आप जोड़ोगे। तो इसमें जब दो साइड ए वैल्यू की हो गई तो थर्ड साइड की वैल्यू निकालने का तरीका या याद करना, आपको याद करना होगा क्या। देखें, अगर ये इस ट्रायंगल के बेस एंगल्स दिए हों तो आप जानते हो कि ये समान साइड हो गई, इक्वल, तो इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक। अब आप थर्ड साइड कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो जैसे जरूरत पड़ी, तो इसका तरीका है इजी। आप यहां से एक मीडियन खींच लें, ये परपेंडिकुलर गिरेगा यहाँ पे, ये कुछ सिमेट्री है ना दोनों तरफ, इसलिए अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये देखो, ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल में, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर एंगल का साथ लगा हुआ साइड बेस होता है। तो बेस किससे ऑपरेटिव होता है, कॉस से, तो इसकी वैल्यू होगी ए कॉस थीटा। ये समझे, अगर ये वाला होता तो ए साइन थीटा होता, तो ये भी ए कॉस थीटा होगा, सिमेट्री से ये भी ए कॉस थीटा होना है। तो थर्ड साइड की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस ए कॉस थीटा, आपको याद करना है। अगर ये बेस एंगल्स दिए हो और ऐसे साइड्स दिए हो तो इसके टर्म्स में आप ऐसे, ये जो वैल्यू है ट्वाइस ए कॉस थीटा, इसको याद कर ले, लिखिएगा जब जरूरत पड़ेगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए वैल्यू निकालना, ठीक। अच्छा, आइसोस्केलस ट्रायंगल को एक तरीके से और देखा जा सकता है, इसी को, साइड ये सेम दिए हुए हैं लेकिन अब की बार एंगल जो है ये वाला दिया है। ऐसा भी तो होता है ना, वेक्टर के बीच का एंगल दे दें, तो अगर ये एंगल मालूम है, मान ले जैसे अल्फा लिख दिया, तब भी आप इस साइड्स को ऐसे निकाल सकते हो। आप देखो, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये नॉर्मल होगा, ये अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन एंगल को आप डिवाइड कर लो बराबर हिस्सों में, अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। अब आप ये बताओ कि ये वाली साइड एंगल का परपेंडिकुलर होगा या बेस, परपेंडिकुलर, सामने है ना, तो परपेंडिकुलर, तो किससे ऑपरेटिव होगा, साइन से, तो ये होगा ए साइन अल्फा बाई टू, ए साइन अल्फा बाई टू, और ये भी ए साइन अल्फा बाई टू, तो ये हो गया ट्वाइस ए साइन अल्फा। इसे याद कर लें तो बेहतर है, ये थर्ड साइड बस याद रखिएगा कि एंगल अगर ये वाला दिया है तो साइन से ऑपरेटिव होगा, साइन अल्फा बाई टू ट्वाइस है, और अगर ये बेस एंगल यानी कि सामने वाले एंगल्स दिए हैं तो आप इससे निकालें, जो एंगल दिया होगा हमने, हमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर लेना है वहां पे यूज। अभी यूज करेंगे हम लोग इसका। तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हैं, या आपको याद रखना। ट्रायंगल जो सब लोग जानते हैं खूब अच्छी तरीके से, ये बहुत यूज होता है। तो ये सारे साइड्स इसके समान वैल्यू के होते हैं, रेशियो 1:1:1 होगा, और एंगल 60 60 और 60, ठीक। तो इसको दिमाग में रखें, और इस इन्हीं ट्रायंगल्स के हेल्प से अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। तो दिमाग में रखिएगा कौन कौन से ट्रायंगल आए, देखें। एक 45 डिग्री वाला था, 1:1√2, एक था 30-60 वाला, तो 1√3(2) है ना, 1√3(2). 1 किसके सामने होगा, 30 के सामने, गुड गुड। 2 किसके सामने होगा, 90 के सामने, 2 सबसे बड़ा वाला बोल रहा हूं, और √3 60 के। फिर था 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन का 37 डिग्री वाला, 37 डिग्री वाला था, 37 के सामने देखें 3, 4, 5 में 5 होगा 90 के सामने, 37 के सामने 3, क्योंकि वो छोटा एंगल है, ऐसे याद रखें। और ये वाला ट्रायंगल क्या था, 67 डिग्री 67 डिग्री वाला, और वो क्या था उसमें, यस 5, 12 और 13, ऐसे 67 के सामने कौन सी साइड होती, 12 होती है, तो 30 से उसी में 23 डिग्री आता 67 वाला, तो 5 होता। याद तो होने लगा आपको, याद हो जाएगा। और अभी अभी आइसोस्केलस ट्रायंगल देखा था हम लोगों ने, वो थर्ड साइड का फॉर्मूला, और ये है इक्विलैटरल। इतने ही तो है, इतने से पूरा सॉल्व हो जाएगा सब। क्या करना है, दिक्कत क्या है। अब देखें तरीका क्या होता है विजुअलाइजेशन से सॉल्व करने का किसी भी क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है, इफ a plus b is equal to c and a is equal to b is equal to c, find angle between the vectors। ये जो अभी कुछ लोगों ने 60 60 60 बोल दिया है, बस इसमें गलती हो सकती है, क्योंकि वो ये नहीं सोचा है कि हो सकता है किसी कॉर्नर पे हेड और टेल कॉन्साइड कर रहा हूं,
ये 60 के अलावा 120 भी सोचें तो कैसे बनेगा? ऐसे नहीं, आप फिगर बनाओगे तब जवाब दे पाओगे। अब देखो स्टेप्स क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स स्टेप्स हैं। कई क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, बारी बारी स्टेप। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि स्टेप जो है वो फिक्स हैं, तो वो याद भी हो जाएंगे कैसे अप्रोच करना है। देखें आपको तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का, बिल्कुल फिक्स अप्रोच। देखें सबसे पहले आप ये करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। इस इंफॉर्मेशन से आपको पता चलेगा कि दो वेक्टर का समेशन करना है और ये उसका रिजल्टेंट है। तो हम ट्रायंगल मेथड से चल रहे हैं, तो एक वेक्टर बनाएंगे, उसके हेड से दूसरा बनाएंगे और फिर रिजल्टेंट बनाएंगे, इनिशियल से फाइनल। उससे एक ट्रायंगल अपीयर होगा। हमें अभी ये टेंशन नहीं लेना है कि वो ट्रायंगल होगा कैसा, ये बाद में डिसाइड करेंगे। असल में होता क्या है कि ये इंफॉर्मेशन जो आपको ये बताता है कि ट्रायंगल पे है केस आपने ट्रायंगल बना लिया, और ये इंफॉर्मेशन बताएगा वो कैसा ट्रायंगल है। और जब ये दो बातें हो जाएंगी, जब ट्रायंगल भी फिक्स हो जाएगा, एंगल फिक्स हो जाएंगे और वेक्टर के डायरेक्शंस भी आप बना चुके होंगे, तो फिर उसे देख के आंसर देना होगा आपको कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा या साइड्स की वैल्यू क्या होगी। बस सिर्फ देख के बताना है, ठीक, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है वो सब सॉल्व करने में। देखें मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाते हैं इससे। देखें पहले ए वेक्टर आप बना लो, ऐसे ही बना लो, ये मत सोचो कि कैसा ट्रायंगल है। आप इस मैथमेटिक्स को देखो, ए वेक्टर में हमें बी वेक्टर जोड़ना है, उसके हेड से ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर जोड़ दिया, ये है इनिशियल पॉइंट और वो है फाइनल। इनिशियल से फाइनल की तरफ रिजल्टेंट ड्रॉ किया जो कि सी है। इतना तो कर लोगे ना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है ड्रॉ करना, क्योंकि एरो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं हेड कॉन्साइड कर रहे हैं, कहीं टेल और कहीं हेड और टेल, तो एंगल बताने में ये बात बहुत जरूरी है, एरो बनाना, ठीक है। ओके, अब हम ट्रायंगल पहचानना शुरू करेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन जो है इसके मुताबिक तीनों साइड बराबर वैल्यू के, तो तीनों बराबर वैल्यू के हैं, तो ट्रायंगल पहचान में आ गया, इक्विलेटरल। तो हम ट्रायंगल का एंगल मार्क कर दें, तो ये मालूम हो गया आपको। अब जानते हैं रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम मत वेस्ट करें कि फिर से आप रीड्रॉ करें, कोई जरूरत नहीं है, इसी में बना दें। आपको तो आंसर देना है ना, कोई ड्राइंग थोड़ी दिखानी है एग्जामिनर को, तो आंसर तो ऐसे ही दे देंगे आप। ये देखें, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, ये ट्रायंगल के एंगल हैं, वेक्टर के नहीं। क्लियर हो गया? कैसे पता चला? ये तीनों बराबर होने से। अब आप इसे देख के एंगल बता दो ना, सब बता दोगे। अब ये बताओ, अब बताओ ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? ओके, हाँ 60 नहीं 120, क्योंकि ये हेड और टेल कॉन्साइड कर रहे हैं। यहाँ 60 नहीं होगा, 120 होगा। और बी और सी के बीच का 60 होगा, क्यों? क्योंकि हेड कॉन्साइड कर रहे हैं। और यहाँ पे ए और सी, यस, आंसर आ गया। है कि नहीं? आप देखो ऐसे। अब मतलब अप्रोच ये होगा कि इसको जब आपको बताना है एंगल, तो आप देखो ये बाहर वाला एंगल बताएंगे, क्योंकि हेड और टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो ये होगा 180 माइनस 60, 120। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120। देन ये डायरेक्ट आप बता सकते हो, तो बी और सी के बीच का 60 होगा, और ये भी डायरेक्ट बता सकते हैं ना, यही तो पूछ रहे हैं, ठीक। तो जैसी ट्रायंगल अपीयर हुआ, देखें ट्रायंगल अपीयर होने में दिक्कत नहीं है, आपने तुरंत बनाया और एंगल जैसे ही मार्क किया, ट्रायंगल पहचानते हुए सारे आंसर दे दिए, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकल होके इसे सॉल्व करते, तीनों एंगल पूछ रहे हैं, ऑप्शन में तीनों एंगल दे देंगे बारी बारी से। आप सॉल्व करना ऐसे शुरू करते, इसको एक्सपेंड करते, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी मॉड, तो ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। फिर स्क्वायर करते, अब उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब उसमें जितना भी वो बी और सी है उसे ए के बराबर रखते, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब उससे सॉल्व करके आप कॉस थीटा निकालते, ओके। कॉस थीटा जो भी वैल्यू रखता उससे आप आंसर देते, तो वो जो एंगल आता वो किसके बीच का आता? ए और बी के बीच का, है ना। और वो भी बता दें, कॉस थीटा निगेटिव आता, हमें मालूम है, क्योंकि एंगल कितना आ रहा था 120। बहुत लोग तो वहीं पे छोड़ देते, निगेटिव वैल्यू आते ही जो याद नहीं रहता है कि यार इस निगेटिव वैल्यू पे क्या एंगल होगा, कॉस थीटा निगेटिव आता उस केस में, ओके। तो वो निकाल लेते। तो आप क्या समझते हैं कि एक एंगल निकाल लेते दूसरा बता देते आप? अभी और भी तो एंगल है किसके बीच, ये नहीं कि ट्रायंगल में एक एंगल आ गया तो दूसरा आप बता दो, ये सब नहीं है यहाँ पे। ये बाहर वाले भी एंगल ले लिए जाते हैं इसमें। इनर ट्रायंगल के इनर एंगल्स का समेशन 180 होता है,
तो इसे मत समझिएगा कि सब इनर एंगल है, यही बाहर वाला हो गया। तो अब दूसरे और तीसरे एंगल को कैसे बताया जाए, तो उसमें फिर अप्रोच कैसे शुरू करते हैं आप, ये देखो। अब आपको चाहिए बी और सी के बीच का एंगल, तो आप क्या करते हैं, बी को इधर ले जाते हैं सी के साथ, है ना, तो लिखते हैं ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और फिर वही प्रोसेस शुरू कर देते हैं। फिर लिखते हैं, एक्सपेंड करते तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस, अब थीटा नहीं, अब कुछ और, अब नया एंगल होता, वो जो नया एंगल होता कॉस एल्फा लिखते मान ले, तो वो होता किसके बीच का, बी और सी का। फिर उतना ही काम करके आप बी और सी के बीच का एंगल निकालते, उसमें भी कॉस थीटा आता, फिर सोचना पड़ता। ओके, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी तीसरा एंगल चाहिए। अब तीसरा एंगल किसके बीच, ए और सी, तो ए और सी को इकट्ठा करते हैं, बी को छोड़ते फिर ए को इधर ले जाते, और फिर बी इज इक्वल टू सी माइनस ए को फिर वो एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, उतना ही काम करके फिर निकालते, इतना था। एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन खा जाता, यही नहीं करना है। यहां जैसी ट्रायंगल अपीयर हुआ, सारी वैल्यूज और सारे डायरेक्शंस इमीडिएट दिख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है, यहां से जमीन आसमान का डिफरेंस हो कह दें तो कोई बुरा बात नहीं है, बिल्कुल एक्सग्रेट नहीं कर रहा हूं, टाइम बचाने में, और एक्यूरेसी तो बहुत है। तो इसी तरीके से अप्रोच करना है, ये सोच लें आप कि आप जो है इसी तरीके से ही काम करोगे। अब अगर मुझसे पढ़ना है, मुझसे फायदा उठाना है, तो यही अप्रोच ही होना चाहिए, मेरा फायदा तभी है, अदरवाइज तो वो तो किताबों में दिया ही रहता है। टाइम मैनेजमेंट सीखना है विन करने के लिए, ठीक है। देखें बहुत आसान है, मैं तरीका सिखाता हूं अभी आपको, ठीक है। और अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू बी as well as angle between A and B is 60 degree. Find angle between A and C and value of C in terms of A. अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। ओके चलें, हमें इसमें वैल्यू भी पूछी जा रही है और एंगल भी पूछा जा रहा है। अप्रोच क्या होगा, वही तरीका। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से आप एक ट्रायंगल बनाओगे जैसे बनाया था, और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है उससे उस ट्रायंगल को पहचान लोगे कौन सा है, और जब ट्रायंगल को पहचान लिया तो आंसर सीधे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ड्राइंग ऐसे करनी है, देखें, ए वेक्टर में बी वेक्टर आगे से जोड़ा, ठीक, और इनिशियल से फाइनल की तरफ सी बना दिया, ठीक है, ये देखें। ओके, ये इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद अब आप ट्रायंगल पहचानना शुरू करो। ध्यान देना, इसमें लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया। तो ए और बी बराबर है, तो ये और ये बराबर कर दिया, देखें निशान लगा रहे हैं ना ऐसे, ये बराबर हो गया, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का है ये। ओके, आगे कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी 60 डिग्री। अब आप ये बताओ, क्या मैं ये 60 लिख दूं, नहीं बताओ, लिख दूं, नहीं ना। ए और बी के बीच का एंगल 60 का मतलब है कि इन वेक्टर के बीच का एंगल, ट्रायंगल का नहीं। अब चूंकि यहाँ हेड और टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो एंगल वेक्टर के बीच का कौन सा होगा, बाहर वाला। तो असल में वो इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं, ये 60 है, तो ट्रायंगल का ये एंगल कितना होगा, 120। अब तो ट्रायंगल पहचान में आ गया, ये वर्टेक्स एंगल है और ये दो साइड्स बराबर हैं, ठीक है। अब आती बात एंगल निकालने की, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड सी पता चल गया। अब आप ये देखो, अगर ये 120 है तो बाकी दो एंगल का समेशन क्या होगा, कितना बचा, 60 बचा ना, टोटल 180 होता है, 120 घटा दो तो बाकी दो एंगल का समेशन 60 बचा। अच्छा, चूंकि आइसोस्केलस हैं तो बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल भी तो बराबर होंगे, तो 60 को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटो, तो ये 30 और 30। अब देख के बताओ ना, एंगल ए और सी के बीच का कितना है, 30 क्यों, 150 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ टेल कौन साइड, डायरेक्ट बता दो, ये पे हो गया ना। और क्या पूछ रहे हैं, बस यही तो, ए और सी के बीच का एंगल पूछ रहे हैं। अगर बी और सी का पूछते तब भी बता देते। अब चलो साइड्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक। तो इसमें आगे है कि एंड वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ ए, कह रहे हैं अब सी की वैल्यू ए के टर्म्स में बताओ। तो ऐसा करते हैं, सब ए के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आप जानते हो, अगर इसकी वैल्यू ए है, मान ले जैसे ये ए ले लिया, ये एंगल ला रहा है यहाँ पे, तो खैर चलो ये ए ले लिया है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी तो ए होगा, क्यों, बराबर है दोनों, तो इसको भी ए ले लेते हैं वैल्यू में। अच्छा, अब ये दोनों वैल्यू मालूम है, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला जो आइसोस्केलस का पढ़ा है, तो दो साइड्स का अगर वैल्यू दिया है तो तीसरी साइड के दो फॉर्मूले थे, तो उसमें जो चाहो यूज कर लो। आपके पास बेस एंगल्स भी हैं, वो कॉस थीटा वाला, और एल्फा भी है, साइन एल्फा बाई 2 वाला, हम समझते हैं इससे कर लें। तो ये हो जाना चाहिए क्या, ओके, ट्वाइस ए कॉस 30,
ट्वाइस ए कॉस थीटा, ये बेस एंगल से। कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 2 कैंसिल होगा, ये √3 इस ध्यान से। आप चाहो तो इससे भी कर सकते थे, ये आता वो ट्वाइस है साइन α/2, तो α/2 60 हो जाता, तो साइन 60 भी √3/2 होता। ये आंसर आ गया। तो अब इसमें सब बता सकते हैं आप, सारी जानकारी। भाई ट्राइंगल में 3 वेक्टर और 3 एंगल्स, इसके अलावा तो कुछ पूछा नहीं जा सकता, सब आ गया। ओके, if a plus b is equal to c and b and c are perpendicular to each other as well as between angle between a and b is 120 degree, find value of b and c if a is equal to 6। अब देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें कितनी आसानी से होगा ये, वैल्यू भी निकालना है, एंगल भी। देखें शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल बिल्कुल आप ऐसे ही करना, आदत बन जाएगी आपके। पहले इस इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल, ठीक है। ओके, अब जरा इसे विजुलाइज करने की कोशिश करें आप, वो ट्रायंगल कौन सा होगा। जब ये ट्रायंगल हमने फॉर्म कर लिया तो अब हमें ट्रायंगल पहचानना है। ओके, अब यहां से उठाते हैं इंफॉर्मेशन, तो कहना है बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बी और सी आपस में परपेंडिकुलर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, तो बना देते हैं। ये देखिए ये 90। अब इसे रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दें कोई दिक्कत नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल का केस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 और ए और बी के बीच का एंगल 120 है, तो क्या ये 120 लिख दें? ओके गुड, ये 120 नहीं होगा, बाहर वाला होगा, क्योंकि हेड और टेल कॉन्साइड कर रहा है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन में ये एंगल 120 दिया है और ये 120 है, तो ये क्या हो गया, ये एंगल होगा, ठीक है, 60 60 हो गया, 90 हो गया, ट्रायंगल पहचान में आ गया। 30 60 वाला ट्रायंगल है ये, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर। अब देखें अगला स्टेप। अब इसमें जब ट्रायंगल अपीयर हो गया तो अब इसमें सारी जानकारी है, वैल्यूज, एंगल जितना है सब पता चल जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो अब इसमें आप देखो, आगे पढ़ते हैं क्या पूछ रहे हैं। तो फाइंड वैल्यू ऑफ बी एंड सी इफ ए इज इक्वल टू 6। इसमें एंगल नहीं पूछ रहे हैं, है ना। ओके, एंगल पूछते तो हम बता देते। चलो वैल्यू की बात है। अब देखो वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखें इसमें वैल्यू निकालने में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले काम ये करना है, इसका रेशियो लिख लेना है। तो रेशियो ये कौन सा था, 1√3 ओके 2। अब इसमें बताओ कि 1 कौन सा होना चाहिए, 30 के सामने। गुड, तो 30 के सामने 1 होना चाहिए। ओके, बी 1 होना चाहिए। अच्छा, फिर 60 के सामने √3। गुड, तो ये √3 और 90 के सामने 2, ऐसे। तो ये रेशियो आप लिख लें। अब ये रेशियो मदद करेगा आपको वैल्यू निकलवाने में। अब देखो अगर ये वैल्यू रहती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन है क्या यहाँ पे मामला, कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू 6। अगर मान लें a लिखता a इज इक्वल टू 2, बड़ी खुशी होती, नहीं खुशी होती। अगर a 2 है तो ये 1 और √3 हो ही जाता, लेकिन a लिख दिया 6, तो इसमें भी खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, आप बताओ 2 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाए, 3। इतना तो कर लोगे ना। तो 2 में मल्टीप्लाई 3 किया तो 6 हो गया। तो जितना इसमें मल्टीप्लाई किया हो सब में कर दो, सब में कर दो। तो आप देखो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो गया और ये मल्टीप्लाई करोगे 3√3। इतना करना होता है। कोई फॉर्मूला नहीं कि √a² + b² + 2ab cos थीटा, या ट्राइंगल के फॉर्मूले होते हैं दुनिया भर के, आपको सिखाए गए होंगे मैथमेटिकल ट्राइंगल के फॉर्मूले होते हैं, वो सब कोई जरूरत नहीं है। हर वैल्यू आएगी सॉल्व होके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, इससे ये वैल्यू आ गई, कौन सा, 6 होने से फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इज 3√3। ठीक, ओके, दिक्कत नहीं। देखो, इफ b माइनस a इज इक्वल टू c, इक्वेशन बदल दिया पहली बार। आपके पास डिफरेंस वाला, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस वाला ट्रायंगल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आगे जो इन्फॉर्मेशन है, एंड बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 53 डिग्री, देन फाइंड, ये सब। तो पहले ट्रायंगल बनाते हैं और फिर ट्रायंगल पहचानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब की बार ट्रायंगल बनाने में ए वेक्टर
और बी वेक्टर की टेल्स कॉन्साइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो एडिशन नहीं ना, तो देखें ए वेक्टर बनाया और बी वेक्टर दोनों की टेल कॉन्साइड कराया। अब डिफरेंस जो है, जो सी वेक्टर डिफरेंस दे रहा है, वो हेड टू हेड चलेगा, है ना। अब आप ये बताओ, अगर वो मैं बनाऊं तो उस सी वेक्टर का हेड किस तरफ बनाऊं? ओके गुड, बी की तरफ, क्योंकि बी जो है पहले है। तो आप देखो ऐसे, ये देखो, इधर एरो नहीं होना चाहिए, इधर होता तो वो a माइनस बी हो जाता, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि एंगल बदल जाता फिर, है ना। यहाँ हेड और टेल कॉन्साइड कर रहे हैं, यहाँ हेड और हेड पलटते तो यहाँ हेड और टेल कॉन्साइड, यहाँ हेड और हेड कॉन्साइड करने लगते, बदल जाता ना केस। खैर, ये बना लिया आपने। अब ट्राइंगल पहचानना शुरू करो। देखो कह रहे हैं कि B एंड C आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गुड, चलें यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 हो गया, B एंड C 90 हो गया, ठीक है। एज वेल एज एंगल बिटवीन A एंड B इज 53, तो A और B के बीच में 53 डिग्री है। डायरेक्ट बना दें बना देना, क्यों? यस, टेल कॉन्साइड कर रहा है तो सीधे एंगल वही होगा, तो ये 53 बना दिया, तो वो कितना हो गया? ट्राइंगल पहचान में आ गया, है ना। अब आंसर देना शुरू करो आप। तो इसमें कह रहे हैं एक तो वैल्यू पे काम करते हैं पहले, चलो वैल्यू पे। ओके, तो वैल्यू पे कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ बी एंड सी इफ ए इज इक्वल टू 4। अब आप पहले रेशियो बताओ रेशियो कौन सा है? 3 4 5, याद है? 3 किसके सामने होगा? ओके, 37 के सामने 3, मतलब बी जो है ये 3 होगा। ओके, और 4 किसके सामने होगा? 53 के सामने, और 5 किसके? 90। तो ये तो बहुत आसान है बताना अब आप लोगों के लिए। अब वो 4 हो गया, ये 5। अब देखें, अब आती है बात कि यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और यहाँ a कितना दे दिया? 4। 5 को 4 में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं। देखें, हाँ यस करेक्ट। आपको क्या करना होगा? किसी भी वैल्यू को किसी वैल्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लें 5 को 4 में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करो? 5 को 1 बना लो। क्या करोगे? 5 को 5 से डिवाइड कर दो, 1 हो गया। और 1 तो किसी में ही बदल जाएगा, किस में बदलना है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 हुआ, और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया। ये देखें, 4/5 से आप मल्टीप्लाई करने से ये 4 हो जाएगा। यार किसी भी वैल्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 5 को मैं कह रहा हूं कि 5 छोड़ें, मान ले मैं कह रहा हूं एक 7 वैल्यू है, 7 को 23 बनाना है, तो 7 को 7 से डिवाइड कर दो और फिर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यार क्या दिक्कत है, कोई भी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, जब ये काम आपने यहां किया तो बाकी में भी करें। तो 4/5 से बाकी में मल्टीप्लाई करें, तो यहां 4/5 करेंगे तो आप देखो ये 12/5 इज 2.4। फ्रैक्शन वाली भी वैल्यू आएगी जो आप निकालते थे अंडरवुड करके। कहां से निकाल पाते? अंडरवुड करना कितना मुश्किल काम है, हमें तो नहीं आता अंडरवुड करना, बहुत कायदे से, बहुत मुश्किल होता है मुझे, हम नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत होती है मुझे। ऐसे ही आ रहा है। और ये देखो, ये 4/5, देखो 16/5, कोई भी वैल्यू आ जाए। ट्रायंगल मेथड है, वीके ट्रायंगल मेथड यही है, विजुलाइजेशन से आंसर लेना। ठीक, अब ये वैल्यू आप लिखो। अब इसमें तो हो गया, किसका पूछ रहे हैं? बी और सी, तो दोनों आ गया, 2.4 3.42। एंगल तो ऐसे ही बता दो, ए और सी के बीच का। ओके, ए और सी के बीच का एंगल 37 बोल दें क्या? नहीं, हेड और टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो कितना होगा? आप देखो, यस 180 में से 37, 143 जैसा अजीबो गरीब एंगल, अजीब सा 143 डिग्री भी आप बता सकते हो विजुलाइजेशन से। ठीक है, सीखें, बहुत सारे केसेस हैं। ठीक, सीबीएसई और सीबीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप अभी सॉल्व करके बताओ आंसर। Magnitudes of vector A, B and C are 3, 4, 5 units respectively. If A plus B is equal to C, the angle between A and B is। चले ड्रॉ करते हैं ये। ठीक, तो ड्रॉ करते हैं, A में B जोड़ दिया, ठीक, और ये C हो गया। तो ये तो बना लिया हम लोगों ने ट्रायंगल। अब इसमें वो पहचाना जाए तो इसमें कह रहे हैं कि वो जो वैल्यूज हैं वो 3, 4, 5 ऐसे दिया है ना, तो उसमें A का 3 वैल्यू दिया है और B का शायद 4 दिया है और C का 5 ऐसे दिया। ट्रायंगल पहचान में आ गया। अब ये बताओ कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने का एंगल 90 होना चाहिए, तो 90 वाला है, तो ये तो 90 हो जाएगा। और ये जो
सबसे छोटी साइड है उसके सामने का 37 और ये 4 के सामने 53, तो वो सब एंगल मार्क कर रहे हैं। ये 37 हो गया 3 के सामने, ये 53, वो 90। अब एंगल पूछ रहे हैं ए और बी के बीच का, 90 होगा, क्योंकि वैसे बाहर का एंगल नापा जाता है, लेकिन वो क्या करना है, 90 है तो 180 में से घटाओगे तब भी आएगा। हम तो कह रहे थे और एंगल हमसे पूछ लेते यार, क्या दिक्कत थी, हम सब बता देते, है ना। अगर ए बी और सी के बीच का एंगल पूछते तो 37 ही हो जाता, नहीं, और ए और सी के बीच का भी। तो हम एक्स्ट्रा जानकारी रखते हैं, वो जितना पूछ रहा है उससे ज्यादा जानकारी है हमारे पास, बल्कि एक्स्ट्रा क्या, संपूर्ण जानकारी है। आप कुछ भी पूछ लो इसमें, उस क्वेश्चन में, उन्होंने तो बहुत कम पूछा है, तकलीफ हो रही है। ये सीबीएमटी में उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब की बार वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 12, 5 और 13 वाला दे दिया है कॉम्बिनेशन, और वही है a प्लस बी इक्वल टू सी। तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी, पता नहीं ए और बी के बीच का क्यों एंगल पूछते हैं, और भी पूछ सकते हैं। जानते हैं इसमें आंसर बदल जाता अगर ये ऑर्डर बदल देते, ये कर सकते हैं, ऑर्डर बदल दे, आंसर बदल जाएगा, उसी हिसाब से आने लगेगा, क्या दिक्कत है। तो ए बी और ये सी ऐड किया, और इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं उसमें ए 12 दिया है, बी 5 है और सी 13, ठीक है। अब इसमें ये एंगल जो होगा 12 के सामने वाला वो 67 होगा, और 5 के सामने ये 23, और ये 90। हमसे ए और बी के बीच का पूछा जा रहा है, तो फिर ये 90 होगा एंगल, है ना। अदरवाइज ये भी हम बता सकते थे, ये सारे एंगल है कि नहीं, ठीक। वो असल में इसमें जो है वो बाहर का एंगल या कुछ 90 के केस में दोनों एक ही है, हालांकि ये एंगल बताना चाहिए, नहीं, वही तो बता रहे हैं, 180 माइनस 90 इज 90, ठीक, ओके, ठीक है। AIEEE में एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन दिया था, अच्छा क्वेश्चन है, देखें कैसे। कभी कभी ऐसा होता है कि एंगल जो है कुछ जो जाने पहचाने एंगल है उससे हट के दे दिया। अब देखें ये इनवर्स के फॉर्म में दे दिया, 10 इनवर्स, इससे घबराना नहीं है ना। हम लोग तो जो जाने पहचाने एंगल है वो तो पढ़े ही हैं, ये कुछ और दे दिया डिफरेंट करके। कैसे ऑपरेट होगा आप देखो, होगा वही फिगर से, देखें, पढ़ते हैं जरा। क्या जानकारी है इसमें। 2 फोर्सेस P एंड Q आर इन रेशियो P:2Q इज 1:2, मतलब इसमें दो फोर्सेस यानी कि दो वेक्टर का वैल्यू का रेशियो दिया है 1:2। इससे मतलब ये तुरंत मत लगा दीजिएगा कि वो 1, 2 और √3 वाला हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ठीक। इफ देयर रिजल्टेंट इज एट एंगल 10 इनवर्स √3/2, मतलब ये कह रहे हैं 2 वेक्टर P, मतलब वो दो वेक्टर जो आप जोड़ोगे P और Q, ये P और Q, उसका जो रिजल्टेंट है वो कह रहा है P से उसका एंगल ले दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट से P का एंगल दे दिया है, चले, या रिजल्टेंट का P से एंगल दे दिया ये वाला, कह रहे हैं द एंगल बिटवीन P एंड Q इज। तो ऐसा जैसी इंफॉर्मेशन इसने दी है उसका इस्तेमाल करके हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, अपने आप ट्राइंगल जो है आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, आंसर देखें कैसे। सबसे पहले P वेक्टर में Q जोड़ा और ये बनाया रिजल्टेंट, ओके। अब देखें यहां पे जो इंफॉर्मेशन है उसमें ये 1 और ये 2 रेशियो दिया है, इंफॉर्मेशन नोट कर रहा हूं, एक तो दोनों का रिजल्टेंट है R, और फिर P और Q का रेशियो 1:2, ये नोट कर लिया, और एक एंगल दिया हुआ है, एंगल कौन सा, ये वाला थीटा, और ये थीटा वैल्यू नहीं दिया है बल्कि उसका इनवर्स फॉर्म में दिया है। तो देखें यहां पे लिख रहा हूं मैं, थीटा इज 10 इनवर्स √3/2, तो हम कम से कम इसका टेंजेंट तो निकाल सकते हैं ना, तो इसको इधर ले आए तो ये देगा इंफॉर्मेशन 10 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब देखें अगर ऐसी कभी इंफॉर्मेशन कभी भी आए तो उससे पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। ये जानते हैं क्या, ये बेसिकली तुरंत आप इस एंगल के विषय में जानकारी ले सकते हो, एक ट्राइंगल बना के, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल को देखना शुरू कर दें तो आपको सहूलियत महसूस होगी। ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा,
ठीक, तो उस फॉर्म में हम देख सकते हैं ना इसे, तो उस फॉर्म में मैं इस एंगल को देखूंगा। अभी हमारे सामने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, पता नहीं कौन सा है, मालूम ही नहीं है। जब तक तीसरी साइड ना पता चले हम ट्रायंगल के विषय में नहीं जानकारी। देखें, किसी भी ट्रायंगल के विषय में संपूर्ण जानकारी तब मिलती है जब कम से कम उसके 3 बातें मालूम हो। होती 6 बातें हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, कम से कम 3 बातें तो मालूम हो तब जानकारी। इसमें तो 2 ही बात मालूम है इसमें, और इसका पता ही नहीं है, एंगल पता नहीं कैसा है। तो एक काम करते हैं, देखें मैं क्या करूंगा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे इन इंफॉर्मेशन को मैं देख सकूं। और ये सीखा है आपने, हमने बताया कि कोई एंगल का टिग्नोमेट्रिकल रेशियो से दूसरा निकालना हो अगर, तो आप तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो हम इसी में बना लेते हैं यार। ये देखो, इसके करस्पॉन्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, ये लाइन आगे बढ़ाया और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये पूरा दिख रहा है, कैसे, ये देखें, जिसमें ये देखें, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल ये बना लिया हमने। अब देख रहे हो कैसे बनाया, ध्यान देना, ये ड्रॉ किया, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना, और ये देखें ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में बताओ ये क्या लिखे हम, √3 लिख सकते हैं ना, और ये 2, तो वो होगा √3 और ये होगा 2। ओके, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे P और Q के बीच का एंगल, मतलब हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है। अब निकल आएगा, ये एंगल पूछा जा रहा है P और Q के बीच का। आप देखो ये 2 है, ये √3 है। अब ये ध्यान दो, ये 2 है, ये 1 है, ये कितना होगा, 1 हुआ। कौन सा ट्रायंगल है ये, यस, अब क्लियर हो गया, 1 √3 2 वाला। तो ये एंगल कितना होगा √3 के सामने, 60। इसमें थोड़ा ट्रिकी कैसे बना दिया, डायरेक्ट ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इनडायरेक्ट तरीके से थोड़ा सा घुमा के। कहने का मतलब है कि कभी अगर ऐसी वैल्यू अपीयर हो तो कभी मत घबराएं, आप उसे ऐसे कन्वर्ट करके, इनवर्स फॉर्म से ऐसे कन्वर्ट करके उसका राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, तब आपको हेल्प दे देगा। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल तो सॉल्व भी कर लेते हैं, सब मालूम है, जानकारी और जाने पहचाने होते हैं, वो हो जाएगा। इसलिए कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें रुड़की में भी आया हुआ है, आईटी में और आईआईटी दिल्ली में। क्वेश्चन की ये खास बात है कि अगर आप करने बैठोगे इसे तो बहुत लंबा है, और अगर देख के आंसर देना है तो सेकंड्स भी नहीं लेंगे, ऐसे आंसर हो जाए। देखें, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18, मतलब 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया है। मैग्नीट्यूड का वैल्यू आप समझ रहे हो, जैसे मान लें 3 4 5 का ट्रायंगल बना, तो 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 हो सकता है, वेक्टर हो 3 और 4। लेकिन अगर 3 और 4 का मैग्नीट्यूड जोड़ोगे तो 7। फर्क आप समझ रहे हैं ना, 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जोड़ रहे हो या 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, ये है। तो इसमें क्या किया है, इन्होंने कहा है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ 2 फोर्सेस इज 18। तो ये मैग्नीट्यूड का समेशन, अगर मान लें ए और बी मैं वेक्टर मान रहा हूं, तो ए और बी के मैग्नीट्यूड का समेशन ये दिया 18। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। अब रिजल्टेंट का, अब 3 और 4 से 5 रिजल्टेंट बनता है, लेकिन 3 और 4 से मैग्नीट्यूड जोड़ोगे तो 7 बनता है, यही फर्क है। तो ए और बी का सिंपल समेशन दिया है, और ये समेशन जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के समेशन का मॉडुलस है। 2 इंफॉर्मेशन दी है। इसके आगे कह रहे हैं कि इफ द रिजल्टेंट इज, एक और इंफॉर्मेशन है एंगल का, कि रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। उसमें से जो एक छोटा वेक्टर है उससे रिजल्टेंट की डायरेक्शन दे दी है 90 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन से आपको बताना है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेस, वो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। इसमें आप ये देखो, डायरेक्ट भी बताना और सॉल्व करके बताना। अब देखें मैं करता हूं इसे, कि डायरेक्ट भी आप कैसे बता सकते हैं और कैसे सॉल्व करके पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे। देखें, पहले ये इंफॉर्मेशन, दोनों के वैल्यू का समेशन 18, और फिर a प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस 12। अगर हम इस इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करना शुरू करें तो a वेक्टर में b वेक्टर जोड़ा और ये बना 12।
ए और बी के रिजल्टेंट को ये लिखा है मैंने 12, ठीक है, ये कह रहे हैं। और ए और बी के मैग्नीट्यूड का समेसन 18, कौन सा हो गया ये 513, ये वाला ट्रायंगल है ये। मैग्नीट्यूड का समेसन 513 हो गया और रिजल्टेंट 12 हो गया। 3 13 और 5 13 और 12 का कॉम्बिनेशन आप देखो, उसमें आंसर जो सी वाला है ऑप्शन, अब ये देखो 5 और 13 के मैग्नीट्यूड का समेसन 18 और इनका रिजल्टेंट निकालोगे ट्रायंगल मेथड से तो 12 आएगा, तीसरा वाला। तो जवाब ऐसे दे सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हो भाई, अगर ये क्वेश्चन आया तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, सॉल्व करो। ये तो रेयर लोग बताएंगे ना ऐसे देख के आंसर, ठीक। तो उसमें क्या होगा देखें, सॉल्व करने में हमें क्या करना है इसमें कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये तो हमने लिख लिया है, लेकिन ये हमें मालूम नहीं, हमें निकालना, ये 2 अननोन्स हैं। तो अगर ये 2 अननोन से अगर हमें निकालना है तो हम इन 2 इक्वेशन से अप्रोच करेंगे। तो इक्वेशन कैसे बनेगी आप देखो, यहाँ पे आप देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये मौजूद है। यहाँ पे एटलीस्ट ये तो हो गया ना कि इन वैल्यूज से अगर हम देखेंगे, है ना, यहाँ देखा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस चलते हुए आप एक चीज ये लिख सकते हो, आप ये देखो इसमें कि ये होगा हाइपोटेनस, क्यों 90 के सामने हाइपोटेनस होगा ये। तो फिर अगर आप बाकी 2 साइड को जोड़ोगे और हाइपोटेनस से रिलेट करोगे तो यही तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है कि नहीं, पाइथागोरस से। तो a स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि ये हाइपोटेनस है 90 के सामने। अब ये एक इक्वेशन और आने वाली है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, ओके। ये इक्वेशन आगे सॉल्व करो, क्योंकि अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना होगा, ठीक। चलते हैं इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं। फैक्टर हो गया, होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये फैक्टर हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करें तो क्या करेंगे, यहां से a प्लस बी की वैल्यू यहां रख देते हैं 18 अगले स्टेप में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 b माइनस ए इंटू 18 यहां से रख दिया इस 144। तो अगले स्टेप में इतना हो गया ना, b माइनस ए इज 144 अपॉन 18 या फिर 8। अब अभी पूरा नहीं हुआ है, अब ये b माइनस ए है और a माइनस ए क्या था हुआ, a प्लस बी। a प्लस बी इक्वेशन जो है वो लें तो यहां पे होगा, एक इक्वेशन थी b प्लस ए इज इक्वल टू 18 और एक आ गया b माइनस ए इज इक्वल टू 18। फिर आगे सॉल्व करो तो क्या होगा, ये a और a कैंसिल होगा, तो ट्वाइस b इज 26, तो b इज 13। अब जाके सॉल्व हुआ है यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम सीधे देख के आंसर देंगे, वो हमें कॉम्बिनेशन मालूम है, ठीक है। b 13 हुआ तो a कितना हो जाएगा, अब इसको आप किसी में रख दो, जैसे यहां रख दिया तो a आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना होता है। जरा अगले क्वेश्चन का आंसर आप बता दो, देखो उसी तरह का क्वेश्चन अपीयर हुआ था। Sum of 2 forces acting at a point is 16. If the resultant of force is 8 Newton and its direction is perpendicular to the smaller force, भाई एक एंगल दिया, बता दिया ना राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे बड़ी बात ही बता देना राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी तो ले लिया था हमने। और राइट एंगल ट्रायंगल बता दिया तो कॉम्बिनेशन में देख लो ना किस पे फिट होता है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें ये 16 आ जाए वैल्यू का समेसन और 8 रिजल्टेंट आ जाए। 3 4 5 का डबल, 3 4 5 का डबल कर दो तो 6 8 यस 10, तो 6 8 10 में है ना, होगा ना 3 4 5 में, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो गया 10 और 6 16 हो गया और इसका रिजल्टेंट 8 आ जाएगा। तीसरी वाली साइड, 2 साइड हो गई कौन सी 6 और 10 और तीसरा हो गया रिजल्टेंट। तो ऐसी आंसर नहीं तो उतना सॉल्व करो, आप 2 इक्वेशन लिखो और सॉल्व की कोई जरूरत नहीं होती है, क्या जरूरत है मत सॉल्व करने। वो तीसरा कॉम्बिनेशन है उसमें भी क्वेश्चन बन जाएगा, वो हो सकता है अगली बार आ जाए। और 30-60 वाला जो है 1√32 वाला उसमें बन सकता है कि नहीं। ये है तरीका हैंडल करने का, ठीक है, बस आ जाए।
है।